तो सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया? वो कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने बीजेपी की राह आसान बना दी, जबकि कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया? तो चलिए एक एक कर सारे फैक्टर डेटा के साथ आपको डिटेल में समझाते हैं। चुनाव में हुई वोटिंग और उसके समीकरण को डिकोड करते हैं। आज के हरियाणा नतीजों से पहले तक चर्चा सिर्फ इसी बात की थी कि इस बार कांग्रेस को जाट वोटों का फायदा मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे थे कि जाट वोटर बीजेपी से नाराज हैं और उनका एक तरफा वोट इस बार कांग्रेस को पड़ सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे थे। लेकिन जमीन पर क्या हुआ? जाट वोटों की इनसाइड स्टोरी क्या है? आपको ये आंकड़ा देखना चाहिए। हरियाणा में जाट बहुल 37 सीट मानी जाती है। 2019 में बीजेपी ने 12, कांग्रेस ने 14 और जेजेपी ने 7 सीटें जीती थी। अब इस बार का डेटा देखिए। बीजेपी की सीट 12 से बढ़कर 19 हो गई, यानी उसे 7 सीट का सीधा फायदा हुआ। कांग्रेस का आंकड़ा 14 से बढ़कर 16 तो हुआ, लेकिन उसे बीजेपी के मुकाबले ज्यादा लाभ नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। वहीं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी का स्कोर 7 से 0 हो गया। अब इसका मतलब समझिए। नंबर 1, जाट वोट पूरी तरह से कांग्रेस की ओर शिफ्ट नहीं हुआ। नंबर 2, बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट वाली लड़ाई में भी जाट बेल्ट में सेंध लगा दी। यहां तक कि जाट लैंड माने जाने वाले भिवानी और जिंद में भी कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका लगा। जाट बेल्ट भिवानी और जिंद में कुल 11 सीट हैं। 2019 में इन 11 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जेजेपी को 4 सीटें मिली थी और अन्य को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार यानी 2024 में बीजेपी को इन दोनों ही इलाकों की 11 सीटों में से 10 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई। ये वाकई कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसमें बीजेपी की कौन सी रणनीति काम आई? अब इन 2 चेहरों को देखिए। भिवानी में चुनाव से ठीक पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई, जबकि यहां भी कांग्रेस सिर्फ अपने जाट चेहरे भूपिंदर सिंह हुड्डा के ही भरोसे रही। जाट लैंड की बात हो गई हो तो चर्चा गैर जाट वाले इलाकों की भी कर लेते हैं, जिनमें पंजाबी, गुर्जर और दलित के असर वाली सीटें भी आती हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं, ये भी देख लेते हैं। हरियाणा में 47 सीटें दलितों के प्रभाव वाली हैं, जहां जीत हार यही समुदाय तय करता है। 2019 में बीजेपी 16 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीटें गई थी। मतलब 5 साल पहले दोनों का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर था। लेकिन इस बार बीजेपी 47 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी उसे 9 सीटों का बड़ा फायदा हुआ। कांग्रेस का आंकड़ा भी 15 से बढ़कर 20 हो गया, लेकिन वो बीजेपी से आगे नहीं निकल पाई। इसका मतलब ये निकलता है कि कुमारी सैलजा जैसा दलित चेहरा होने के बावजूद दलित वोट कांग्रेस की तरफ उस तरह से शिफ्ट नहीं हुआ जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले दलित नेता अशोक तंवर के बीजेपी से कांग्रेस में आने का भी फायदा उसे नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, दलित वोट बैंक पीएम मोदी के साथ कहीं ना कहीं बना रहा। हरियाणा में पंजाबी मतदाताओं का भी बहुत बड़ा असर चुनाव में पड़ता है, इसलिए हर पार्टी चाहती है कि वो इस समुदाय से भी अपने कैंडिडेट उतारे, खासकर बीजेपी। ऐसा क्यों है, तो इसे भी आंकड़ों से ही समझ लेते हैं। हरियाणा में पंजाबी वोटरों के प्रभाव वाली कुल 11 सीटें मानी जाती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। इस बार भी नतीजे बिल्कुल वही रहे। इसे आप ऐसे समझिए कि पंजाबी वोटर 5 साल बाद जिस खेमे में था वहां इस बार भी बना रहा, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। नॉन जाट वोटरों में एक बड़ा तबका यादव मतदाताओं का है। यहाँ यादवों के असर वाले इलाकों को अगर देखें तो राज्य में ऐसी 9 सीटें हैं जो यादव बहुल मानी जाती हैं। इनमें से बीजेपी 2019 में 6 सीटें जीती थी, जबकि इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया। मतलब इस बार जाट वर्सेस नॉन जाट वाली रणनीति में बीजेपी यादवों को अपने पक्ष में लाने में ज्यादा कामयाब रही।